गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहेगा, तो प्लीज़ आप वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में आप जान पाएंगे कि अभी हाल ही में यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, और साथ ही साथ ये भी जान पाएंगे कि अभी हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, उसी के साथ ही टॉप 10 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ डिस्कस करते हैं, और उससे पहले किया जाएगा यहाँ पे क्विक रिवीजन, जो कि होगा आपका 12 सितंबर से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या क्विक रिवीजन किया जाएगा। अगेन आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ये लेक्चर जो है आप लोगों को बाय मिलता है, तो प्लीज आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी तरीके से। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछती हूँ, और आप लोगों को पता है कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ओके, तो आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और जल्दी से आप सभी को कमेंट करना है जय हिंद जय भारत। और अब कर लेते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में अभी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो 10 सितंबर को अभी हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को मनाया गया है। वहीं देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया है। कहाँ? तो बेंगलुरु में अभी पहली बार देश में भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में अफ्रीकी देश में सितंबर 2023 में 7.2 स्केल का भूकंप आया, जिससे तबाही मची। किस देश में? तो अफ्रीकी देश है मोरक्को। यहाँ पर अभी हाल ही में बड़ा खतरनाक बोल सकते हैं कि भयानक मंजर देखने को मिला यहाँ पे मोरक्को में। यहाँ पे 7.2% बोल सकते हैं कि स्केल से जो नापते हैं रिएक्टर स्केल, उसके अकॉर्डिंग बात की गई है कि मोरक्को में बहुत खतरनाक यहाँ पे भूकंप आया और यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मच गई। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए सहमति बनाई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए सहमति बनाई है। क्यों बनाया है? क्योंकि जो गांव के किसान हैं उनके उन्हीं के यहाँ पर उनके वो बोल सकते हैं कि दूध का पर्टिकुलर दाम जो है मिल सके उन्हें, और कहीं बाहर ना जाना पड़े। और इससे क्या होगा कि जो दूध का उत्पादन है और विकास है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। नेक्स्ट है कि G20 जो है स्थायी देश कौन बनाया है? तो अभी हाल ही में भारत ने जो है नई दिल्ली में अभी हाल ही में G20 की अध्यक्षता को जो समापन हुआ है, उसी में ही अभी G20 का स्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन बना है। तो अभी जो है लास्ट जो सबमिट हुआ है G20 के देशों के द्वारा, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो उसी में ही अभी भारत के द्वारा अभी अफ्रीकन यूनियन को भी स्थायी सदस्य देश बनाने की बात की गई है। अफ्रीकन यूनियन की बात करूं अगर मैं, तो इसमें जो है 45 कंट्री है, 55 कंट्री है इसमें, तो याद रखिएगा। तो जो G20 है पर्टिकुलर, जो ये G20 है, तो इसमें कितने हैं टोटल? इसके अंदर क्या है 19, तो इसके अंदर कंट्री है। उसी में एक जो था, पहले की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, उसमें था यूरोपियन यूनियन। अब जो है यहाँ पे क्या आ चुका है? AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन। तो याद रखिएगा, दो तो इसमें यूनियन हो चुके हैं, जो कि दो सबसे बड़े समूह हैं, और 19 इसमें कंट्री हैं। तो याद रखिएगा, स्थायी सदस्य बनने वाला देश कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 55 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस राज्य के स्लिम साबूदाने को GI टैग दिया है? तो तमिलनाडु में अभी स्लिम साबूदाने को GI टैग दिया गया है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हमने बोल सकते हैं कि डिटेल में डिस्कस किया है कल की वीडियो में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले जाकर उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन किया है। तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस देश में अभी करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित किया गया? तो पाकिस्तान के द्वारा जो है अभी करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करने की बात कही गई है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 समिट में किन सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे? तो चीन, रूस और स्पेन। चीन, रूस, स्पेन, जो कि तीन बड़े देश हैं,
इनके यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो शामिल नहीं हुए हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है स्पेन के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि चीन और रसिया करंट में बने रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन स्पेन का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में जटायु क्रूज सेवा सरयू नदी में शुरू की गई है, जो कि अयोध्या में है, यानी कि राम की नगरी। यहाँ पर अभी जटायु क्रूज सेवा को शुरू की गई है, ताकि जिससे से ज्यादा पर्यटन यहाँ पर आ सके और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सो गाइस यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है क्विक रिवीजन। तो चलिए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और आज है 13 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जो कि आप सभी के सामने है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है, और ये कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से, लेकिन ये जानते हैं कि कब मनाया गया है। तो ये मनाया जाता है हर साल 11 सितंबर को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी हर साल जो है 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हर साल जो है 11 सितंबर को जंगलों के लिए शहीद हुए लोगों को याद करने के लिए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 11 सितंबर 1730 में देश में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए खिजड़ाली नरसंहार हुआ था। उसी की याद में जो है 11 सितंबर के दिन को चुना गया, ताकि जंगलों के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा सके। वहीं जिसके बाद जो है 2013 में 11 सितंबर को ये दिन मनाने का फैसला किया भारत के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है कि पहली बार इसे कब मनाने की बात की गई, कब मनाया गया। तो 11 सितंबर 2013 को भारत सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इस दिन जो है देश भर में वन क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, जिसमें वन कर्मचारियों के योगदान को भी सार्थक दी जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो वन कर्मचारी है उनके जो योगदान रहता है उनको बोल सकते हैं कि मोटिवेट किया जाता है इस दिन के लिए। तो इम्पोर्टेंट है 11 सितंबर का डे कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही में अभी यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इमेज देख के तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, और पर्टिकुलर यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं, इन्होंने ही अभी हाल ही में यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो बात करते हैं यहाँ पे नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 2023 में यूएस ओपन में अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर टेनिस में एक ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल कर लिया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये इनका 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब है जिन्होंने अभी हाल ही में जीता है नोवाक जोकोविच ने। वहीं साइबेरियन टेनिस स्टार हैं जोकोविच, पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो याद रखिएगा साइबेरियन है, साइबेरिया के हैं ये नोवाक जोकोविच, जिन्होंने अभी हाल ही में अर्थर एज स्टेडियम में पुरुष एकल फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को 6-3, 7-3, 6-3 के स्कोर से हराया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि 36 साल के हैं नोवाक जोकोविच, अब इतिहास में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब जीतने के मामले में मार्गरेट कोर्ट के साथ बराबरी पर आ गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है सबसे ज्यादा जो है ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब किसने जीता है, तो इनका नाम याद रखिएगा, मार्गरेट। ओके, तो इन्हीं के जो बराबरी पर आ गए हैं कौन, नोवाक जोकोविच, जो कि साइबेरिया के संबंधित हैं। इन्होंने अपने नाम 24 खिताब किया है। तो दोनों ने क्या किया है, इक्वल कर लिया है, यानी कि दोनों ने अब तक 24 अभी तक ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। किसने, तो मार्गरेट और नोवाक ने। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को क्या है। तो अभी हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है। तो स्लिम लॉन्च किसने किया है, तो जापान के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो जापान के द्वारा भी हाल ही में चंद्रमा पर लैंड करेगा, जिसका नाम है स्लिम। तो जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को क्या है। तो चलिए समझते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो जापान ने जो है स्लिम नाम का अपना एक मून लैंडर
जो है चांद के लिए लॉन्च कर दिया है। अगर बात करें समय, तो समय क्या था, जापान के समय अनुसार सुबह 8:42 पर 7 सितंबर को जापान ने अपना स्लिम नाम का एक मून लैंडर चांद के लिए लॉन्च किया है। और किस अंतरिक्ष से किया है, तो ताने बोल सकते हैं कि तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र, जो कि H2A रॉकेट के जरिए रवाना हुआ है। अगर जो है स्लिम जो है चांद पर पहुंच जाता है, सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है चांद के ऊपर, तो ऐसा करने वाला जापान जो है पांचवा बोल सकते हैं कि देश बन जाएगा। तो जापान जो है पांचवा देश बन जाएगा ऐसा करने वाला। इससे पहले किन किन देशों ने ऐसे कारनामे कर लिए हैं, तो मैं आपको बता दूं, तो यूएसए के द्वारा यानी अमेरिका के द्वारा, और फिर बोल सकते हैं चाइना के द्वारा, और रशिया के द्वारा, और भारत, यानी अब हम इंडिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भारत बोलेंगे। तो भारत के द्वारा भी जो है दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को अभी हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर भारत के द्वारा अपना लॉन्च किया गया है रॉकेट, जिसका नाम है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएं तो बताइएगा। तो ऐसा करने वाला ये पांचवा देश बन जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इससे पहले किस किस ने सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। वहीं जापान के एरोस्पेस एजेंसी की बात कहें तो उन्होंने कहा है कि स्लेम का लक्ष्य छोटे पैमाने पर एक हल्की जांच प्रणाली का बोल सकते हैं कि हल्की जांच प्रणाली हासिल करना है। ओके, वहीं पर भारत ने जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान 3 मिशन के साथ ही चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बना, जो कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में जापान ने भी अपना स्लिम नाम का एक मून लैंडर को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं कि मैप में जापान देखिएगा, तो मैप में आप देखिए यहाँ पर ये आपको जापान की लोकेशन दिखाई दे रही होगी। ओके, तो ये है यहाँ पर जापान की लोकेशन, और जापान का बोल सकते हैं कि कैपिटल क्या है, तो क्या है, टोक्यो यहाँ की क्या है, कैपिटल है। और आपको आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, बहुत छोटू सा है, आप लोग बता देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जापान के जो पीएम है उनका नाम क्या है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जापान के पीएम कौन है। वहीं जापान की अगर मैं बात करूं स्पेस एजेंसी की, तो क्या नाम है, जेक्सा, जो कि इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2003 को। वहीं अध्यक्ष कौन है, यामाकावा, और यहाँ का मुख्यालय क्या है, चोफू, टोक्यो, जापान। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक बार नजर जरूर मार लीजिएगा, बेसिक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्थ, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में बिहार के किस मधुबनी कलाकार ने मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मधुबनी पेंटिंग्स है। तो अभी जो है ये बिहार की फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग। तो बिहार के ही अभी मधुबनी कलाकार ने मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है, कहां पर, G20 के शिखर सम्मेलन पे। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है शांति देवी। तो ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है। तो शांति देवी की जी के द्वारा भी G20 शिखर सम्मेलन में बिहार के मधुबनी कलाकार हैं जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं यहाँ पे। तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं का नाम है शांति देवी। तो राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत हैं जिनका नाम है शांति देवी, मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित कर रही हैं। इन्होंने अपनी पेंटिंग में इसरो द्वारा सफल मिशन चंद्रयान 3 को अपनी पेंटिंग में प्रदर्शित किया, जो कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने पेंटिंग बनाई है जो कि मधुबनी पेंटिंग है, इसी मधुबनी पेंटिंग में शांति देवी जी के द्वारा इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 की पेंटिंग को दर्शाया गया है। वहीं शांति देवी ने बताया कि जब उन्हें G20 सम्मेलन में अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला तो वे बेहद खुश भी दिखाई दी थी। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, अभी हाल ही में टेनिस में यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला एकल यानी कि यूएस ओपन वुमेन सिंगल टाइटल इन टेनिस का खिताब किसने जीता है, तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इनका नाम है कोको। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, कोको गाफ जो है इन्होंने अभी हाल ही में यूएस ओपन का महिला खिताब अपने नाम किया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, हाल ही में किसने अकादमी क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो कि अकादमी क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इनका नाम है नजमा अख्तर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो नजमा अख्तर को अभी हाल ही में अकादमी क्षेत्र के लिए कार्य करने के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से
तो चलिए यहाँ पे समझते हैं एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति और प्रतिष्ठित पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रोफेसर जिनका नाम है नजमा अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को जो है टिम्पलेज एडकेट के द्वारा जो है आयोजित किया गया था, जो कि मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल शीर्षक वाले भव्य सम्मेलन और पुरस्कार समारोह का हिस्सा था। वही मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल अवार्ड्स शिक्षा, ऊर्जा, क्षमता और कौशल विकास के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता और नवाचार और ठोस परिणामों के लिए एक श्रद्धांजलि होती है। तो याद रखिएगा, मेक इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट अवार्ड्स जो दिया जाता है वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार, क्षमता, कौशल विकास के क्षेत्र में जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है उसको दिया जाता है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जिनका नाम है नजमा अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, अभी हाल ही में कहा बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया है? तो बंगस वैली फेस्टिवल को कहां पर आयोजित किया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो है बंगस वैली फेस्टिवल को मनाया गया है, आयोजित किया गया है। जरा समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को एक बार। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा, उन्होंने उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। जो कि बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्देश्य सिंपल यही है कि आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना है और स्थानीय कारीगरों को अपनी पारंपरिक कला और शिल्प प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। वहीं बंगस अपनी जो है मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पर्यावरण जो होते हैं, पर्यावरण पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ जाती है इससे। वहीं मुख्य घाटी को बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, बोर्ड बंगस के नाम से भी जाना जाता है, जबकि एक छोटी घाटी को लुप्त बंगस के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बंगस एडवेंचर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे नाम आया है जम्मू कश्मीर का, तो एक बार जान भी लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। अभी जो है जम्मू कश्मीर पिछले कुछ सालों से यानी अगस्त 2019 में भारत का एक राज्य बना है। इससे पहले ये क्या था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही कुछ सा क्वेश्चन है, बता सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करा करें, ओके। वही जो है कि जिसे 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया, यानी कि 31 अगस्त 2019 से पहले जो कि जम्मू और कश्मीर लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित किए गए। वहीं अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो श्रीनगर, जो कि मई से लेकर अक्टूबर के महीने तक रहती है। वहीं जो जम्मू है वो नवंबर से अप्रैल तक रहती है। ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी वनडे क्वेश्चंस में, वनडे एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है उसकी मई से अक्टूबर माह में कौन सा जो राजधानी जो है, ऑप्शन दे देंगे आपको 4, कि उसमें से कौन सी जो है राजधानी रहती है मई से अक्टूबर के महीने में। तो श्रीनगर याद रखेंगे, जो कि मई से अक्टूबर तक माह के रहती है। वहीं जम्मू जो है नवंबर से अप्रैल तक रहती है कैपिटल। वहीं यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम है मनोज सिन्हा, और विधान परिषद की सीटें कितनी है? 36 है। और विधान सभा की बात करें तो 89 यहाँ पे सीटें हैं। तो इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर के बारे में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8, हाल ही में किसे डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, तो इन्हीं को अभी हाल ही में डॉक्टर M.K. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनका नाम है संजय मिश्रा, यानी ऑप्शन ए। तो संजय मिश्रा जो है, इन्हीं को अभी हाल ही में डॉक्टर M. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं डिटेल में। तो भारतीय सेना के अनुसंधान और रेफलर अस्पताल के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ बोल सकते हैं कि ब्रिगेडियर हैं, जो कि संजय कुमार मिश्र को पुणे में प्रतिष्ठित डॉक्टर M.K. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें पुणे में रेटिना बोल सकते हैं कि कनक्लेव में प्रदान किया गया, जो कि डॉक्टर M.K. गोखले नेत्र विज्ञान के एक प्रसिद्ध क्षेत्र बोल सकते हैं कि जो डॉक्टर A.M. गोखले हैं, वो जो है कि नेत्र विज्ञान के एक प्रसिद्ध शिक्षक थे, और उनके छात्र आगे चलकर देश में नेत्र विज्ञान को
बने। वहीं ब्रिगेडियर की बात करें तो मिश्रा यानी जिनका नाम है संजय कुमार मिश्रा, वो भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के सर्वोच्च सम्मानित अधिकारियों में से एक हैं। तो इन्हीं को ही अभी हाल ही में डॉक्टर ए एम गोखले अवार्ड से सम्मानित किया गया है संजय कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हाल ही में अभी कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है कि नहीं? तो अभी जो है हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन चुने गए हैं जिनका नाम है रक्षा रेमैया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, इनका नाम याद रखिएगा, रक्षा रेमैया। इन्हीं को ही अभी हाल ही में कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव जिनका नाम है रक्षा रेमैया को सर्वसम्मति से कर्नाटक टेबल टेनिस के एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले इस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी की जगह ली गई है किनके द्वारा? रक्षा रेमैया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, अभी हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की मंजूरी दी है? तो किस राज्य की कैबिनेट के द्वारा? तो ये है मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यानी कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अभी हाल ही में जो कि सीएम है यहाँ के, इन्हीं के द्वारा ही अभी इनकी कैबिनेट के द्वारा बताया गया है कि मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की ये लोग मंजूरी दे चुके हैं, जो कि आने वाले टाइम पे इसे लागू भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे समझते हैं एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय मुआवजा देने का निर्णय कर चुके हैं। वहीं ऐसी घटना में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर इस घटनाओं में घटना होती है कहीं पे मॉब लिंचिंग की, अगर वो व्यक्ति बच जाता है लोगों के द्वारा, तो वहां पर उस घायल व्यक्ति को जो है 4 से 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं यह जो मुआवजा है सभी मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर लागू किया जाएगा, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, जाति से, भाषा से, किसी अन्य कारण से संबंधित हो। तो यह जो मॉब लिंचिंग के नाम से उन मामलों को कवर करती है जो अपराधियों के रूप में 5 या अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। यानी मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है? तो ये समझिए कि जो कोई भीड़ होती है, तो भीड़ में किसी अपराधी के द्वारा, कोई अपराधी है अगर उसने अपराध कर रखा है लेकिन वहां पर किसी कानून के द्वारा उसे सजा ना दिया जाए और पूरी भीड़ जो है उसे मार मार के सजा दे तो उसी को ही बोलते हैं मॉब लिंचिंग। चाहे यहाँ पर धर्म हो, जाति हो, भाषा के कारण क्यों ना अपराध हुआ हो, किसी भी तरीके का अपराध हो, तो भीड़ के द्वारा जो किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है उसी को ही मॉब लिंचिंग कहते हैं। अब आता है यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आप लोगों के लिए? हाल ही में G20 का स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अब बात करते हैं यहाँ पे, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था तो उसकी बात कर ले यहाँ पे। तो अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन सा शहर जो है यहाँ पर टॉप पर रहा है? तो कौन रहा है? इंदौर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।